अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वी वर डिस्कसिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन ग्रेट डिटेल, जिसमें हमने 3-4 वीडियोस पहले कर लिए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए थे, फेजेस देख लिए थे हमने पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के। आज हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे और कुछ देख लेंगे पाकिस्तान के रीसेंट फॉरेन पॉलिसी 2022 के अंदर क्या रही है, ठीक है, क्या उसमें फ्लॉज थे या क्या चीज़ हो सकती थी। तो आज हमारा छोटा सा टॉपिक है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सिंपल हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारी फॉरेन पॉलिसी की वेबसाइट के ऊपर भी लिखे हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता है, आपकी जाके अगर आप फॉरेन पॉलिसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी लिखे हुए हैं, जिसमें वही बेसिक चीज़ें इन लाइट ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, वही जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमने शुरू में पढ़े थे उनको बेस बना के ज़ाहिर है उनसे तो डेविएट नहीं कर सकते आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स ने जो वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले तो आ गया प्रोमोशन ऑफ पाकिस्तान एज अ डायनामिक प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट दिस दैट करके, ठीक है, ये हो गया इस्लामिक स्टेट को प्रमोट करना है हमने हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, हमने जियो स्टडीज के इंटरेस्ट को देखना है, हमने पाकिस्तान की डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करना है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करना है, रीजनल को भी इंटरनेशनल को भी। तो ये कुछ बेसिक कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। डायस्पोरा, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक्स होती है आपकी, उसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी आ जाती है, उसके अंदर आपकी ओवरऑल स्टेट का जो सोवरेनिटी होती है उसको प्रमोट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं। फिर आती है वेरिएबल ऑब्जेक्टिव्स जो कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द ट्रेड चेंज होते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते जाते हैं। अब ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट सिचुएशन, जो भी आपकी कंडीशन ग्लोबल की चल रही होती है। अगर मल्टीपोलर आ रहा है, अगर सुपर पावर एक है, सोल सुपर पावर है, तो उसके हिसाब से अलाइन होना पड़ता है। ऑब्वियसली आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स उसके हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं। अब जो मैं काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरीके से मल्टीपोलर आ रहा, चेंज होता आ रहा है, और स्टेट्स अब अपनी पॉलिसी को उस तरीके से अप्रोच कर रही हैं, कुछ रीजनलिज्म की तरफ जा रही हैं, कुछ मल्टीलेटरल, कुछ हेजिंग की तरफ जा रही हैं, कुछ ऑमनी अलाइनमेंट की तरफ जा रही हैं, कुछ सिंपल अलाइंड होती जा रही हैं। तो ये डिपेंड करता है सारी चीज़ें आपके वेरिएबल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और वो डिपेंड करती है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। ये तो बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल था ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं। हमने पीछे डिटर्मिनेंट्स कहा था, वही आप उसको अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो वही आप उसमें ले लें, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि क्या फॉरेन पॉलिसी के फ्लॉज थे इन 2022 के अंदर। तो सबसे पहला एक फॉरेन पॉलिसी का जो मैं कह सकता हूँ मतलब एक इशू था, वो ये था कि रशिया यूक्रेन का जो एपिसोड था ना, उसके अंदर पाकिस्तान का कोई स्टांस प्रॉपर नहीं था, ठीक है। नो एक्सप्लिसिट पोजीशन ऑन दिस इवेंट, पाकिस्तान ने कोई पोजीशन नहीं अडॉप्ट की। पाकिस्तान एक टॉपसी टर्वी कंडीशन के अंदर था कि भाई मैं कौन सी पोजीशन लूँ, कौन सी साइड लूँ, कोई फ्लॉड पॉलिसी हमें नजर आई इससे मतलब रिलेटेड। अगर हमारा प्रिंसिपल्स देखे जाते जो हमने शुरू में डिस्कस किया उसके हिसाब से हम कभी भी ऑप्रेसर के मतलब जो भी सप्रेस्ड होता है, जो हो रहा होता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं हमेशा से, और कभी भी हम डिफेंड नहीं करेंगे उसको। लेकिन हमने यहाँ पे अब्सटेन किया था, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाज नो पोजीशन विच वाज फ्लॉड, कि हमें कोई ना कोई पोजीशन लेनी चाहिए थी। ऑब्वियसली वो पोजीशन यूक्रेन के साथ ही लेनी चाहिए थी, ठीक है। ये बात एक तो इशू था कि एक डायलेमा में था पाकिस्तान की, कोई क्लियर पिक्चर नहीं नजर आती कि पाकिस्तान किसकी साइड ले रहा है, पाकिस्तान किस साइड पे था। कोई एक मतलब इसका मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान किसी साइड पे आता, किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता था, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी अगर वेस्ट के साथ अलाइन करता तो उनके साथ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकता था। तो ये बात हो रही थी कि मैक्सिमम बेनिफिट नहीं लिया पाकिस्तान ने, मैक्सिमम बेनिफिट इस अपॉर्चुनिटी का नहीं लिया। एक तो ये पॉलिसी की थोड़ा सा इशू था। दूसरे नंबर पे 2022 के अंदर जो हमने इर्रेशनल डिफेंस किया ना तालिबान का, ये भी एक फ्लॉड पॉलिसी थी। अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखें, जाहिर है हर चीज़ को आपने सपोर्ट तो नहीं करना कि भाई सब कुछ अच्छा था, ये था वो था, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने अननेसेसरी सपोर्ट किया था तालिबान को। जो XPTI की गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। पिछली दो रिजीम्स के अंदर हमने कभी साइलेंस ही रखी थी, हमने कभी डिफेंस नहीं किया। और इस दफ़ा जैसे ही पाकिस्तान के अंदर के नेबर के अंदर एक तालिबान गवर्नमेंट, जो कि आपको पता है रिलीजियस एंटिटी है, और वो सारी चीज़ें उनका बैकग्राउंड TTP के साथ उनके कनेक्शन पता है, और आपने मतलब ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर उसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। लेकिन वो देखा जाए तो वो फिर वही वाली बात है, वो मतलब इतनी रेडिकल इंटरप्रिटेशन है कि उसकी ह्यूमन राइट्स का जो हमारे ऊपर कॉन्टेक्स्ट हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा है कि कभी भी हम ओवरऑल वर्ल्ड के स्टांस को सपोर्ट करेंगे, हम फ्रीडम ऑफ फ्रीज, डेमोक्रेसी, इस तरह के इंडेक्स, सारी चीज़ों को हम सपोर्ट करते आ रहे हैं शुरू से। और अपने यहाँ पर आके इन सारी चीज़ को छोड़ दिया और हमने तालिबानों को अननेसेसरी सपोर्ट किया, हमने उनको बैक किया कि हम उनको एक्सेप्टेंस की तरफ उनके लिए हमने किया। और उल्टा अब आप रिसेंट सिनेरियो देख सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस कितने डिटेरिएट हो गए बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ TTP फैक्टर, और वो सारी चीज़ें हमें पता भी थी, फिर भी हमारी पॉलिसी एक फ्लॉड पॉलिसी रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे IMF डील से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसीज़ नहीं है उनमें इश्यूज़ आया, और वो हमारी फ्लॉड ही रही हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल डिवाइड की वजह से पाकिस्तान ने कोई प्रॉपर तरीके से पॉलिसी लेके ही नहीं चला इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अकबर अज़दी की जो बुक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि शुरू से लेके हमारे जो रिलेशंस रहे हैं ना विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनमें इश्यूज़ आए हैं। कभी हमारी डील्स भी प्रॉपर नहीं होती, हम कभी
प्रोग्राम बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कभी हम पूरा नहीं करते, कभी हम उनकी बात नहीं पूरी मानते। तो यहाँ पर भी ये इशू रहा है। ओवरऑल 2018 में आके वो मतलब एक तो डील नहीं कर रहे थे, फिर डील की तो लेट की, फिर उनकी बात को पूरा नहीं किया, फिर 2021 के अंदर आके पीटीआई ने दोबारा सब्सिडीज देना शुरू कर दी, विदड्रॉ कर लिया IMF के प्रोग्राम से। तो जो हमारी पॉलिसी IMF से रिलेटेड रही है वो भी फ्लॉ रही है। इसी वजह से स्ट्रिक्ट कंडीशन 2022 के अंदर लगी हैं, जो कि मिफ्ता इस्माइल ने इम्पोज भी की। फिर ऑब्वियसली मिफ्ता इस्माइल चले गए, फिर अब आके दूसरा एक सागदार आ गया है। तो उसकी पॉलिसी की वजह से दोबारा IMF नेगोशिएट नहीं कर रहा, IMF अपनी ट्रांच रिलीज़ नहीं कर रहा। तो ये जो पूरा ओवरऑल हमारी पॉलिसी का जो इशू रहा है ना, ये हमारी ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो डील करना होता है आपने, वो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आता है। तो उसके अंदर हमने एक इशू देखा। फिर एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारा इशू रहा था। एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या फॉरेन पॉलिसी का इशू रहा है? फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये था कि हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। हमने टेक्सटाइल को फोकस किया, लेकिन टेक्सटाइल को फोकस करने के बावजूद हमने एनर्जी प्रॉपर उनको डिलीवर नहीं किया। हमारा एनर्जी क्राइसिस आ गया, बीच में शॉर्टफॉल हो गया एनर्जी का, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो हमारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए थे वो हैम्पर होने लग गए, क्योंकि उसमें फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली आपको पता है जो कार्गोज के इशूज़ आने लग गए, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के इशूज़ आने लग गए। उसमें भी ये वाला आपका फ्लॉड पॉलिसी रही कि एक तरफ आप प्रमोट कर रहे हैं अपनी टेक्सटाइल, दूसरी तरफ आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को फोकस नहीं कर सके, ठीक है। आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कर लिए, इंटरनेशनल आपने एग्रीमेंट्स कर दी एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कर दिया आपने इम्पोर्ट से रिलेटेड, और उनको आपने फुलफिल नहीं किया फिर, ठीक है। ये भी एक फ्लॉड पॉलिसी थी आपकी फॉरेन पॉलिसी की। फिर आ गया डीलिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कश्मीर के अंदर मार्च 2022 के अंदर ना डीलिमिटेशंस हुई थी, जिसके अंदर वो हल्का बंदियां हुई थी ओवरऑल। तो इशू ये हुआ था कि पाकिस्तान ने इसको हाईलाइट नहीं किया। किस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया? डीलिमिटेशंस के अंदर डिस्क्रिपेंसी ये होने लग गई थी कि ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर का एरिया है ना, जम्मू कश्मीर के एरिया को सीट्स कम दी हैं। लिमिटेशन जो कि उनकी लाइन जो हल्का बंदियां हुई उसके अंदर इंडिया ने जम्मू को ज़्यादा जगह देनी शुरू कर दी, जम्मू की सीट ज़्यादा कर दी और कश्मीर की सीट्स कम कर दी, ताकि इलेक्शन के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन हो वो इनकी ज़्यादा होने लग जाए, ठीक है। तो ओवरऑल ये वाली पॉलिसी इनकी चल रही थी, सही है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक पॉलिसी के अंदर फ्लॉड पॉलिसी थी रिलेटेड टू द कश्मीर, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एक बात कर सकते हैं, डिलिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिर आ जाते हैं एक और पॉलिसी इशू था, ज़ाहिर COP27 की बात नहीं है, ये 2022 की है। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं COP26 का जो इशू था कि हमने पाकिस्तान के अंदर सही तरीके से अपने NDCs को भी हाईलाइट नहीं किया, सही तरीके से अपने क्लाइमेट थ्रेट को, क्लाइमेट चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हम कंपेन नहीं चला सके। COP27 के अंदर पाकिस्तान का रिस्पांस रोबस्ट नहीं था। अगर होता तो हमारा जो फ्लड के साथ हमने डेवेस्टेशंस फेस की हैं वो हम उसको ओवरकम कर सकते थे। हम पहले से स्टेट को मतलब हम पहले से अगर वर्ल्ड की स्टेट्स को खबरदार कर देते इस बात से कि अगर कोई डिज़ास्टर आया, पाकिस्तान ने कुछ फेस किया, तो उसके रिपरकशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। पाकिस्तान उसको अडेप्टेशन के पास पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कर सके। तो एक रिस्पांस रिकॉर्ड कराना चाहिए था, जो कि वीक रिस्पांस था हमारा COP26 के अंदर। COP27 के अंदर तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि वो तो फिर आ चुकी थी ना, फिर हमने फ्लड्स फेस कर लिए थे। COP27 के अंदर हमने क्लाइमेट जस्टिस को प्रमोट किया, क्लाइमेट जस्टिस को लीड किया पाकिस्तान ने। वल्नरेबल कंट्रीज़ के साथ G20 के साथ भी मीटिंग्स की, G77 के साथ हमने मीटिंग्स की, प्लस चाइना, और वो सारी चीज़ें हमने एक ओवरऑल क्लाइमेट की कंपेन को लीड किया है। लेकिन COP27 के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ फ्लॉज थे, कुछ इशूज़ थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये हमारे कुछ पॉलिसी के अंदर इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने बेसिकली हमने इस वीडियो के अंदर कुछ डिटर्म ऑब्जेक्टिव्स को देखा और कुछ कुछ फ्लॉड पॉलिसीज़ जो हमने 2022 के अंदर देखी हैं वो देखी थी। अब कुछ फॉरेन पॉलिसी की मैं कोटेशंस भी एंड में बता देता हूँ, क्योंकि ये आखिरी वीडियो है। डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस, फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। ये हमारी कोटेशन है जॉन एफ कैनेडी की। दूसरी कोटेशन है, इफ़ यू नो अ कंट्रीज जियोग्राफी यू कैन अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी। ये है नेपोलियन बोनापार्ट की कोटेशन है। फिर कुछ डेफिनेशंस वगैरह है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड के फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी इज द की एलिमेंट इन द प्रोसेस बाय विच अ स्टेट ट्रांसलेट्स इज broadly conceived goals and interests into a concrete courses of the actions to attain their objectives and preserve this interest। फिर जैसे पहले फॉरेन पॉलिसी के आपके प्रिंसिपल्स बताए थे, वो ये कायदे-ए-आज़म की कोटेशन है जिससे वो ड्राइव हुए हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ। 1948 में पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि और फॉरेन पॉलिसी इज़ वन ऑफ द फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वी डू नॉट चेरिश अग्रेसिव डिज़ाइंस अगेंस्ट एनी कंट्री और नेशन। वी बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले इन नेशनल and international dealings and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed people of the world in upholding the principles of the United Nations Charter। जो मैं पहले आपको पॉइंट्स की सूरत में एक्सप्लेन किया, ये वो उसकी एक कोटेशन कायदे-ए-आज़म की हमारे सामने आ गई है, जिसके ऊपर पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।